वैसे तो सारी देवरानी जिठानी एक दूसरे से जलती हैं और लड़ती हैं, पर आशा देवी के घर में ऐसा नहीं था। आशा देवी की दोनों ही बहुओं के बीच में बहुत ही प्यार था और वो दोनों दोस्त की तरह हमेशा एक साथ रहती। ऐसे ही एक दिन आशा देवी की बड़ी बहू रेखा पोहे बना रही थी और रसोई घर में आशा देवी की छोटी बहू कविता आती है। हाँ, अरे वाह दीदी, क्या खुशबू आ रही है पोहे की। खुशबू से तो लग रहा है कि आपने पोहे में जान डाल दी है। आज तो माँ जी पोहे खाकर आपके हाथ चूम लेंगी। काश कि मैं भी आपकी तरह इतने अच्छे पोहे बना पाती। अरे कविता, इतनी परेशान क्यों होती है? जब तक मैं हूँ तो मेरे हाथ के ही पोहे खाना, और अगर फिर भी तेरा मन है सीखने का तो मुझे बता देना, मैं आज ही तुझे ट्रेनिंग दे दूँगी। नहीं दीदी, जब तक आप हैं तब तक आप मुझे इन कामों से दूर ही रखें। वैसे भी ना माँ जी के नखरे बहुत होते हैं, अगर गलती हो गई ना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। इतना बोलकर दोनों देवरानी जिठानी हंसने लगती है। कुछ देर बाद रेखा पोहे लेकर अपनी सास के पास जाती है, पर ये क्या, जब आशा पोहे खाती है तो उसे तो पोहे बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो रेखा के ऊपर भड़कने लगती है। बहू, आज तू क्या पोहे बनाकर लाई है? तूने चूरा सही से चुना नहीं था क्या? मुंह में कंकड़ चला गया और नमक भी कम है। लग रहा है तू नमक देना ही भूल गई। पता नहीं कैसा पोहा बनाया है तूने। पर माँ जी, चूड़ा तो मैंने अच्छे से देखा था और मैं तो पैकेट वाला चूड़ा लेकर आई थी, फिर उसमें कंकर कैसे हो सकता है? और नमक भी मैंने टेस्ट के अनुसार ही डाला था। नमक स्वाद अनुसार ही है जितना आपको पसंद है। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या दिन आ गए। अब इस घर की बहू मुझे बताएगी और सिखाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस। रेखा अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। और आशा अपनी बहू रेखा को खरी खोटी सुनाने लगती है। अपनी सास की आवाज़ सुनकर कविता दौड़ती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास उसकी जेठानी को भला बुरा सुना रही है। अपनी जेठानी को अपनी सास की डांट खाता देख कविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी प्लीज़ दीदी को कुछ मत बोलिए, सारी गलती मेरी है। मैंने ही चूड़ा दीदी को ला कर दिया था बिना देखे, और ना आज पोहे भी मैंने ही बनाए हैं। क्या तूने बनाए हैं पोहे? जब तक तुझे पोहे बनाने नहीं आते तो तूने इन पोहे में हाथ क्यों लगाया? तू जानती है ना खाने के साथ मुझे मजाक पसंद नहीं। माफ़ करना माँ जी, मैं बस बनाना सीख रही थी ताकि कभी दीदी अपने मायके जाए या जब घर में दीदी ना रहे तो मैं आपको पोहे बना कर दे सकूँ ना। इस तरह से कविता अपनी जेठानी को अपनी सास की डांट से बचा लेती है और खुद सास की डांट सुन लेती है। कुछ देर बाद आशा की दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती है और रेखा कविता से कहती है, कविता तूने ऐसा क्यों किया? गलती तो मुझसे हुई थी ना, फिर तूने क्यों डांट खाई? दीदी, जब मुझसे कोई गलती होती है तब आप भी तो मुझे बचा लेती हो ना, फिर मैं आपको कैसे डांट खाने देती। और वैसे भी ना पोहे बहुत अच्छे बने, पर पता नहीं क्यों आज माँ जी इतना भड़क रही है। ये सारी गलती ना उस कंकड़ की है, न जाने वो कंकड़ कब और कहाँ से आकर टपक गया। अच्छा छोड़, जो होना था वो तो हो गया, पर आगे से ना तू ऐसा दोबारा नहीं करेगी, समझी? मुझे अच्छा नहीं लगता तुझे डांट सुनते देख। रेखा और कविता के बीच में इतना ज़्यादा प्यार था कि वो दोनों अक्सर एक दूसरे को बचा लेती जब भी आशा देवी उनमें से किसी एक को डांट रही होती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता से रोटी जल जाती है। रोटी जलने की महक आशा देवी के नाक में चली जाती है। अब क्या था, आशा देवी को खाने के साथ ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं था। वो जल्दी से रसोई घर में आती है और कविता पर बरस पड़ती है। कविता बहू, तुझसे एक काम नहीं होता। रसोई घर में एक रोटी का काम होता है और वो भी आज तूने जला दी। अरे मुझे बताएगी कि ऐसा कौन सा काम है जो सही से कर सकती है? नहीं माँ जी, कविता की कोई गलती नहीं है। आज मैं रोटी बना रही थी, वो आखिरी रोटी थी ना, तो मैंने गैस कम कर दिया और दूसरा काम करने लगी और उसमें इतना बिजी हो गई कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा और रोटी जल गई। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब तुम दोनों को एक दूसरे के काम करने आते ही नहीं तो एक दूसरे का काम करती क्यों हो?
अरे मुफ्त में थोड़ी ना आता है घर में अनाज, इनके भी पैसे लगते हैं। पर तुम दोनों को क्या, तुम्हें तो बस अनाज बर्बाद करने से मतलब है। आशा देवी हमेशा की तरह अपनी बहुओं को उनकी छोटी सी गलती पर इतना कुछ सुनाकर चली जाती है। आशा देवी अपनी दोनों बहुओं के काम में जितनी गलतियां निकालती और उन दोनों को जितना भला बुरा सुनाती, उतना ही उसकी दोनों बहुओं के बीच में प्यार बढ़ता जाता और वो दोनों तो एक दूसरे की दोस्त बनकर रहते। ऐसे ही एक दिन आशा से मिलने उसकी पड़ोसन कोमोलिका आती है। अरे कमलिका बहन, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आई हो मेरे घर। क्या करूं आशा बहन, कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी कौन सी बहुएं हैं जो घर में काम करेगी। मेरी तो 2 बेटियां थी, अपने ससुराल चली गई। अब सब कुछ मुझे ही देखना होता है। आज टाइम मिला तो सोचा कि तेरे बहू की हाथ की चाय पीने आ जाऊं। बहुत तारीफ सुनी है मैंने तेरी बहू की। ना क्यों नहीं, बैठ आराम से, अभी रेखा को बोल देती हूँ, हमारे लिए चाय बना कर ले आएगी। इतना बोलकर जैसे ही आशा रेखा को आवाज़ देती है, रेखा जल्दबाजी में बाहर आती है और रेखा के पल्लू से टेबल पर रखा महंगा कांच का वास टूट कर गिर जाता है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो कोमोलिका के सामने ही अपनी बहू को डांटने लगती है। बहू अंधी हो गई है क्या? अरे आखिर इतनी भी क्या जल्दी रहती है, तेरी वजह से इतना महंगा वास टूट गया। जानती भी है, ये वास कविता बहू अपने मायके से लेकर आई थी और उसे इससे कितना प्यार है पता है ना। वो माँ जी, मेरा ध्यान नहीं गया, मेरे पल्लू में लगकर ये वाज नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमेशा तुझसे गलतियाँ होती है। अब बता कहाँ से ला कर देगी तू कविता बहू को उसका कीमती वास। आशा बहन शांत हो जाओ। वास ही तो था ना, कांच की चीज़ें तो अक्सर टूट जाया करती है, इतना क्यों भड़क रही हो। आशा कोमोलिका की बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर कविता आ जाती है और टूटा हुआ वास देखकर दुखी हो जाती है। पर जब वो देखती है कि उसकी जेठानी डांट सुन रही है तो वो मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। और ये एक मामूली सा वाज ही तो था, मुझे पसंद आया तो मैं ले आई। वैसे भी अब ना मैं इससे काफ़ी बोर हो चुकी थी मैं तो इसे बदलने ही वाली थी। दीदी अच्छा हुआ जो ये टूट गया, प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए। अरे मैं तो खुश हूँ क्योंकि आपकी वजह से अब मैं इस टेबल के लिए नया गुलदस्ता ला सकती हूँ। तू सच बोल रही कविता? ये सच में ज़्यादा कीमती तो नहीं था ना? अरे नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, ये एक मामूली सा वाज था। अब चलिए चलकर कोमोलिका आंटी जी के लिए एक चाय बना दीजिए, वो आपके हाथ की चाय पीने के लिए ही तो आई है यहाँ पर। इतना बोलकर कविता और रेखा रसोई में चली जाती है। कविता और रेखा के बीच की दोस्ती और प्यार देखकर कोमोलिका आशा से कहती है, आशा, तेरी दोनों बहुओं में कितना प्यार है, दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह रहती हैं, पर फिर भी तू हर समय गलतियाँ निकालती है और अपनी बहुओं को सुनाने का मौका ढूंढती रहती है। मैं जानती हूँ कोमलिका, और इसीलिए मैं जानबूझकर गलती निकाल कर अपनी बहुओं को डांटती हूँ, ताकि उनके बीच का प्यार इसी तरह बना रहे, उनके बीच कभी कोई मनमुटाव ना हो। 2 दोस्त थे, वीरू और अजय। दोनों में कहे अगर प्यार था तो वो ज्यादा वीरू की तरफ से था। वीरू हमेशा अजय की मदद को तैयार रहता था, पर अजय थोड़ा सा मतलबी जैसा था। अजय, कैसे हो मेरे भाई? कहाँ की तैयारी में हो? बस भाई, माँ ने कुछ काम बताया है और मैंने भी कुछ सामान लेना है बाजार से। अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ। रास्ते में जाते हुए वीरू पूछता है, यार अजय, इस दुनिया में हर किसी को बस जल्दी पड़ी है, जैसे काम पे जाने की जल्दी, काम से आने की जल्दी, घूमने की जल्दी। अरे हम ऐसे तो अपने अंत तक भी जल्दी पहुँच जाएंगे फिर। यार वीरू, जल्दी तो करनी ही पड़ती है। अब देखो, अगर मैं आराम से सामान लूंगा बाजार में तो पूरा दिन इसी में लग जाना है मेरा। हाँ, पर अजय बात को अनसुना कर देता है, मगर वीरू को कहाँ पता था कि किस्मत और जिंदगी दोनों ही कुदरत के हिसाब से चलती है। उसी दिन रात को वीरू अजय के घर पहुंचा और
अजय, अजय कहाँ हो भाई? क्या हुआ वीरू, इतनी रात को यहाँ? भाई तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, पर हुआ क्या है? भाई मुझे ऐसा लगा मानो तुम कहीं फंस गए हो और मुझे बुला रहे हो। मुझे तुम्हारी आवाज आई। क्या यार, तुम भी ना इतना मत सोचा करो। अजय यही सोचता हुआ दरवाजा बंद कर देता है कि ये मेरा दोस्त कितनी चिंता करता रहता है। अगले दिन दोनों दोस्तों की मुलाकात नहीं हो पाती। अजय को बाहर जाना होता है तो वो तैयारियां कर रहा होता है। दिन बीत जाता है। रात को अजय बैग पैक करके फ्री होता है तो दरवाजे की घंटी बजती है। अजय सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो देखने के लिए जाता है। वीरू, तुम इस वक्त? भाई तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? और तुमको कैसे पता? कल तो मिले भी नहीं मुझसे। तुम बस से जाने वाले हो ना? हाँ भाई हाँ, पर बात क्या है? अजय तुम जहाँ भी जाना चाहते हो चले जाना, मगर भाई आज नहीं। अरे कैसी बात करते हो? इमरजेंसी है मेरे रिश्तेदारी में, चंबा हिमाचल में, और मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। तुमको तो पता ही है कि पहाड़ी रास्ता है, टाइम भी कितना लगता है। सुबह से बैठा मैं, इसीलिए तो पैकिंग कर रहा था कि हर हाल में पहुंचना ही है मैंने। भाई मेरा इतना कहा तो शायद तुम मान ही सकते हो। और कल मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं कहीं काम पर गया हुआ था और लेट हो गया, सो कल नहीं मिल पाया। पर दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा ख्याल करता हूँ, इसलिए देखो आते ही सीधा तुम्हारे पास आ गया। वो सब तो ठीक है, पर अब मुझे निकलना होगा वरना बस छूट जाएगी मेरी। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आज नहीं जाना तो नहीं जाना। हाँ यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अब घर जाओ, हम 2 दिन बाद मिलते हैं। बहुत लेट हो रहा है मुझे। अजय आज कुछ भी हो जाए मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मेरा मन नहीं मान रहा और घबराहट भी हो रही है। वो देखो बिल्ली भी रास्ता काट गई, देखो। वीरू, पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुमको कई बार कहा है कि मेरे साथ वहम जैसी बातें मत किया करो। मुझे कोई विश्वास नहीं है इन सब बातों पर। तुमको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज दोस्त, कल सुबह चले जाना। वीरू, घर जाओ अपने, कोई कसम वसम नहीं, समझे? जा रहा हूँ मैं। जाना जरूरी है। तुम पागल हो गए हो, जाकर अपना इलाज कराओ। इतने में कैब आ जाती है और अजय बैठकर निकल जाता है। रास्ते में वो यही सोचता रहता है कि इस वीरू का तो कोई हल नहीं है। कैसा दोस्त है ये मेरा, कह रहा हूँ कि जरूरी जाना है फिर भी रोकने की कोशिश कर रहा था। बड़ा ही वहमी है सच में। जैसे ही अजय बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखता है कि उसकी बस तो 5 मिनट पहले ही निकल गई। अजय को बहुत गुस्सा आता है। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा? आखिरी बस में निकल गई। अब तो कोई बस भी नहीं है रात में जाने के लिए। इस वीरू ने सच में बड़ा नुकसान करा दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। फालतू की बातों में मेरी जरूरी बस भी निकलवा दी। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। सत्यानाश, ये बारिश को भी अभी आना था। वीरू, तुमने बड़ा बुरा फंसाया है मुझे। अजय गुस्से में तिलमिलाता हुआ किसी तरह वापस अपने घर पहुंचा। अब तो रात बहुत ज्यादा हो गई है। सुबह सबक सिखाता हूँ इस वीरू को। या तो वहम करना छोड़ देगा या मुझे। लानत है ऐसे दोस्त पे जो दोस्त का नुकसान कराकर खुश हो जाए। सुबह जब अजय उठता है तो उसकी माँ अजय से पूछती है, बेटा तुमने न्यूज़ देखी? क्यों, क्या हुआ माँ? अरे बेटा, रात पहाड़ खिसकने की वजह से हिमाचल में सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। बता रहे हैं कोई भी नहीं बचा। मदद के लिए भी पुलिस सुबह पहुंची। अजय जल्दी से टीवी के पास पहुंचा और न्यूज़ लगाता है। न्यूज़ में देखता है कि ये तो वही बस थी जिसमें वो जाने वाला था और जिसकी टिकट उसके पास थी। अजय बहुत हैरान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? वीरू मुझे रात ही रोक रहा था कि मत जाओ। उसको कैसे पता कि ऐसा होना है? या फिर क्यों रोक रहा था मुझे? ये कैसे हो सकता है? अजय बहुत परेशान हो गया। उसने माँ को बताया। माँ, रात वीरू आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि भाई मत जाओ, पर मैंने नहीं मानी और चला गया। पर देखो किस्मत से वो बस छूट गई। या कह लो कि वीरू रोक नहीं पाया पर मुझे लेट तो करा दिया। पर माँ,
उसको कैसे पता? मैं अभी जाता हूँ उसके पास और पूछता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ और उसका धन्यवाद भी करो। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और साथ ही लेकर आता हूँ। अब कुछ अच्छा सा बनाओ हम दोनों के लिए। और अजय चला जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो खुश भी था, हैरान भी था और परेशान भी, इसी असमंजस में कि ये सब कैसे हो सकता है। वो भागता हुआ जा रहा था वीरू के घर। उसके घर पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग खड़े थे वहां। अजय अंदर गया और जो देखा वो देखते ही अजय वहीं गिर गया। उसको ऐसा झटका लगा मानो सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। उसने देखा कि उसके दोस्त की लाश सामने पड़ी है और सब वहां रो रहे हैं। वो जोर जोर से रोने लगा और पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? परसों सुबह वीरू तुमसे मिलने निकला और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वहीं रोड पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लोग बताते हैं कि आखिरी सांस लेते हुए वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था कि मेरे दोस्त अजय को मेरे पास बुलवा दो। पर अंकल, ये तो कल रात आया था मेरे पास। बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हम समझते हैं कि तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, पर उसकी सुबह में ही मृत्यु हो गई थी, तो रात को कैसे वो तुम्हारे पास आ सकता है? हमें अब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होगा। अजय बहुत रो रहा था। वो इसी असमंजस में था कि मेरा दोस्त मरने के बाद भी मेरी जिंदगी बचाने की चिंता में मेरे पास आया और मैं बेवकूफ इतना भी नहीं समझ पाया और उसका मजाक उड़ाकर उसे जाने को कहा, भेज दिया उसको। कोई बात नहीं सुनी उसकी। अजय को बहुत अफसोस हो रहा था कि क्या ऐसा भी दोस्त होता है, इतना प्यार करने वाला और इतना ईमानदार। अंतिम संस्कार के बाद अजय घर जा रहा था कि उसे आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो वीरू हो। अजय जल्दी से मुड़ा और देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। वो रोता हुआ आगे बढ़ा तो फिर से आवाज आई, मेरी दोस्ती तुमसे हमेशा रहेगी दोस्त, और मेरे दिल में सदा तुम्हारे लिए प्यार था और रहेगा। अजय समझ गया था कि ये उसका दोस्त वीरू ही है। सोनाली अपने पति जय के साथ रहती है, लेकिन वो बहुत कंजूस है। जय सोनाली को बहुत समझाता है, लेकिन वो अपने पति की एक नहीं सुनती। इसी कंजूसी की वजह से सोनाली को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए जानते हैं क्या है वो कीमत। एक दिन की बात है, जय को पता चलता है कि सोनाली प्रेग्नेंट है। सोनाली, अब तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मैं कल ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूँ। नहीं जी, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना सरकारी अस्पताल में कितनी भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो क्या हुआ, आप इतने महंगे डॉक्टर को दिखाने की बोल रहे हो, वो क्या कम फीस लेंगे? सोनाली, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं इतना कमा लेता हूँ ना कि तुम्हारा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकूँ। नहीं, वो बात नहीं है जय। अगर ये पैसे आज हम बचाएंगे तो कल हमारे बच्चे के काम आएंगे ना। अपने भविष्य के बारे में सोचना और बचत करना अच्छी बात है सोनाली, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। इस तरह जय सोनाली को बहुत समझाता है, लेकिन सोनाली जय की बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सोनाली अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। इससे परेशान होकर जय उसे कहता है, सोनाली, मैं तुम्हें समझा समझा कर हार गया, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं दिन भर काम पर होता हूँ तो तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती हो। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? हम दोनों तुम्हारे मायके में रहेंगे। वहाँ तुम्हारी कविता भाभी तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ, सही कह रहे हो आप। और इस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर का खर्चा भी बच जाएगा। सोनाली, तुम कैसे चिंदी चोरों की तरह बात करती हो? वहाँ हम खर्च बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छी तरह केयर हो सके इसलिए जा रहे हैं। जय सोनाली को लेकर उसके मायके जाता है। सोनाली की माँ लक्ष्मी उसे देखकर कहती है, अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे घर में तो कोई है नहीं इसका ख्याल रखने वाला। यहाँ मैं हूँ, मेरी बहू कविता है।
हम दोनों मिलकर लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। तभी कविता भी वहाँ आ जाती है। कविता सबके लिए चाय और सोनाली के लिए जूस लाती है। ये लो सोनाली, जूस पियो। भाभी आप मेरे लिए जूस क्यों लाई? मैं चाय पी ली थी ना। फालतू में आपने डबल खर्चा किया। आपको पता है कितनी महंगाई है? सोनाली, तुम क्यों महंगाई की चिंता कर रही हो? अपनी और अपने बच्चे की चिंता करो। चलो जल्दी से सारा जूस पी लो। कविता जूस देकर वहाँ से चली जाती है। जय भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाती है। बस फिर क्या था, सोनाली को मौका मिल जाता है। वो आधा जूस पी लेती है और आधा जूस फ्रिज में रख देती है। शाम को कविता अपनी ननद के लिए और जूस लेकर आती है। ये लो सोनाली, जल्दी से जूस पी लो। भाभी मैंने सुबह ही तो पिया है, क्यों फालतू का खर्च कर रही हो? ये जूस फ्रिज में रख दो, मैं कल पी लूँगी। नहीं सोनाली, तुम्हें रोज़ फ्रेश जूस पीना है और दिन में कम से कम 2 बार तो पीना ही है। रखा हुआ जूस सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन भाभी जो आपने सुबह मुझे दिया था ना, मैंने आधा ही पिया था और आधा शाम के लिए रख दिया था। सोनाली, ऐसे भी क्या कंजूसी जो तुम्हें जूस भी आधा आधा पीना पड़ रहा है, और ऐसे रखा हुआ जूस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भाभी आपको पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ना। महंगाई की वजह से तुम अपनी और अपने बच्चे की सेहत से खिलवाड़ कर रही हो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं सोनाली। देखो आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कल से तुम्हें सारा जूस पीना होगा, और वो भी दिन में 2 बार। कविता वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनाली बड़बड़ाती है। भाभी को तो कोई चिंता है ही नहीं। मेरा भाई कितनी मेहनत से कमाता है, उसकी कमाई जूस में उड़ा रही है। घर को देखो कितना डेकोरेट कर रखा है, कितने महंगे और एक्सपेंसिव शो पीस रखे हुए हैं। अगर इन पैसों को बचाती तो आगे चलकर कितना काम आते। और मुझे शिक्षा दे रही है। सोनाली ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। अरे सोनाली बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, आओ ना, बैठो ना। ये ले बेटी, मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाई हूँ, ये खा ले। अरे माँ, आप इतने सारे फ्रूट्स काट कर क्यों लाई हो? ये तो मैं 3 दिन में भी नहीं खा सकती। अरे मेरी कंजूस बेटी, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, जल्दी खा ले इसे। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। सोनाली वो कटे हुए फ्रूट्स फ्रिज में रख देती है। अगले दिन लक्ष्मी किसी काम से फ्रिज को खोलती है तो उसे वही फ्रूट्स दिखते हैं, तो वो सोनाली को आवाज़ लगाती है। सोनाली, सोनाली। जी माँ, आपने बुलाया? ये क्या है? मैंने तुम्हें ये फ्रूट्स खाने के लिए दिए थे ना, तुमने क्यों नहीं खाए? माँ क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की? मैं ये आराम से खा लूँगी 2-3 दिन में। अरे बेटा, तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? लक्ष्मी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन सोनाली की कंजूसी के आगे किसी बात का कोई मोल नहीं है। एक दिन कविता अपनी ननद से पूछती है, सोनाली एक बात बता, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी अच्छी चीज़ें या कुछ स्पेशल खाने का मन करता है, तुम्हारा नहीं करता? करता तो है, लेकिन क्या खाऊं? सारी चीज़ पैसों से ही आती है। अगर मैं ऐसे ही पैसे उड़ाती रही तो हो गया हमारा काम। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता सोनाली। अरे इन दिनों में जो मन करे वो खाना चाहिए। इस तरह से कई दिन बीत गए और अपनी कंजूसी की वजह से कविता दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई। डॉक्टर ने जय को बताया कि उसका बच्चा समय से पहले हो जाएगा। माँ और बच्चा दोनों ही बहुत कमज़ोर है। ये बात जय लक्ष्मी और कविता को कहता है। सोनाली, मैंने कितनी बार समझाया कि कंजूसी मत किया कर। अरे खा पी लेना बेटा, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। माँ जी, इन बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें सोनाली को जल्द से जल्द किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। जय सोनाली को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका बहुत खर्चा होता है। आखिरकार बहुत परेशानियों के बाद उसके बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसे नर्सरी में रखना पड़ता है। सोनाली की भी हालत ठीक नहीं थी। एक दिन डॉक्टर ने उसे कहा, जय, आप समझदार और पढ़े लिखे हो, समझ में नहीं आता कि इतनी लापरवाही क्यों बरती आपने। शुरू में जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आपकी पत्नी कमज़ोर होती गई। डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, बस आप ये बताओ मेरा बच्चा और बीवी ठीक हो जाएंगे ना? हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद बच्चा और सोनाली बिल्कुल ठीक हो गए और घर आ गए।
लेकिन इस सब में जय ने पानी की तरह पैसा बहाया और कई हफ्तों तक महंगी महंगी दवाइयाँ आने लगी। ये बात जब सोनाली को पता चली तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो जय, मैंने आपको बहुत परेशान किया, आपका बहुत पैसा खर्च हो गया मेरे इलाज में। देखो तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम और हमारा बच्चा सही सलामत है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था, मैंने कंजूसी के चक्कर में अपनी और अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी। अगर पहले ही मैं अपने खाने पीने पर ध्यान देती तो मेरे इलाज और दवाइयों में इतना पैसा ना लगता और ना ही हमारी जान खतरे में पड़ती। तभी तो मैं तुमसे कहता था, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए। इसके बाद जय के साथ साथ कविता ने भी अपनी ननद सोनाली का बहुत ख्याल रखा। सोनाली को ये बात समझ में आ तो गई कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे समझने के लिए उसे अपनी और अपने बच्चे की जान को खतरे में डालना पड़ा।